रहीम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था चिक डेवलपमेंट। चिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हमने कुछ स्टडी कर ली थी, जिनमें हमने क्लीवेज देखा था कि कैसे क्लीवेज होता है, और मोरूला, ब्लास्ट्यूला, गैस्ट्रुलेशन, कुछ स्टेजेस हमने देख ली थी। आज हमने जो था वो स्टार्ट करना था नोटोकॉर्ड एंड द मेसोडर्म फॉर्मेशन। ये डायग्राम दी गई है जिसमें ये एक एग सेल दिखाया गया है, फर्टिलाइज्ड एग, और ये इन्होंने जनरली दिखाया हुआ है प्राइमेटिव स्ट्रिक कैसे बनती है। और ये जो है असल में फर्टिलाइज एग का ये एम्ब्रियो है, ये हमारे पास योक है, जो उसका वाइट पार्ट होता है, इसे एल्ब्यूमिन हम बोलते हैं। और ये व्यूज दिखाए गए हैं कि हम जो है वो किस साइड से देखें तो उसको किस व्यू का नाम देते हैं। जो बैक साइड होती है उसे डोर्सल बोलते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से उसका व्यू ले रहे हैं तो दिस इज अ डोर्सल व्यू। जो ऊपर वाला उसका व्यू नजर आ रहा है दैट इज अ वेंट्रल व्यू। सामने से देख रहे हैं तो एंटीरियर सामने वाला रीजन, पोस्टीरियर जो है उसका नीचे वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन, और लेफ्ट और राइट ये दिखाए गए हैं। मेसोडर्मल फॉर्मेशन और नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हमने करनी है। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन और मेसोडर्मल फॉर्मेशन कैसे होती है चिक सेल्स में। ये डायग्राम जो है ये असल में इसी की दिखाई गई है। मेसोडर्म फॉर्मेशन चिक सेल में और एम्फीबियन में जो है इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि एम्फीबियन सेल्स में जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो इनवेजिनेट होते हैं, लेकिन इनमें जो है चिक सेल्स में सेल इन्वेजिनेट नहीं करते, बल्कि सेल में माइग्रेशन होती है। ये माइग्रेशन जो है उसके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल्स के दरमियान माइग्रेशन होती है, जिन्होंने इन माइग्रेशन से जो सेंट्रल सेल्स बनते हैं जो कि प्रिजम्पटिव मेसोडर्मल लेयर बनाते हैं। इसमें सेल्स की मूवमेंट कैसे होती है, सेल जो है वो मीडियली यानी कि सेंटर से माइग्रेट करते हैं, मीडियली माइग्रेट करते हैं, एंड कैडुअली यानी कि पीछे से। कैडुअल का वर्ड हम उसकी दुम के लिए यूज करते हैं, तो पीछे वाली साइड से। तो इसमें सेल जो है ये मूवमेंट दिखाने के लिए एरो दिखाए गए हैं। सेल जो है वो मीडियली मूव कर रहे हैं और ये दिखाए गए हैं, और कैडुअली यानी कि पीछे से मूव कर रहे होते हैं, जो कि दरमियान में एक थिकनिंग बना देते हैं। जिस तरह आपको ये थिक सा एरिया नजर आ रहा होगा, इस एरिया को बोलते हैं प्राइमेटिव स्ट्रिक। प्राइमेटिव स्ट्रिक, और ये प्राइमेटिव स्ट्रिक जो है इसमें ये बाद में आने वाली जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो कंटिन्यू इसी लाइन के मिड में जो है वो माइग्रेट करते हैं। इसे सेल्स में माइग्रेशंस की वजह से सेल में, क्योंकि सारी ये जो सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, इस वजह से जो उसका एम्ब्रियो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी कि ब्लास्टोडर्म की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। पहले सर्कुलर होती है और इस मूवमेंट की वजह से इसकी शेप जो है वो पीयर शेप आपको नजर आ रही होगी। इसकी शेप जो पीयर शेप हो जाती है। उसका जो एंटीरियर एंड है प्राइमेटिव स्ट्रिक का, इसमें सेल जो है वो आपस में इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट करते हैं, और ये नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये जो है नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हो जानी है, प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये बनी नहीं है, बननी है इन सेल्स की माइग्रेशन से। बाकी सेल्स जो हैं जो बाकी मूव कर रहे हैं वो मेसोडर्मल सेल्स बनाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं जो प्राइमेटिव स्ट्रिक है वो डोर्सल और लेटरल लिप्स को, ब्लास्टोपोर के डोर्सल और लेटरल लिप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये प्राइमेटिव स्ट्रिक। अब ये माइग्रेशन सेल्स की जो है वो कंटिन्यू रहती है, और ये माइग्रेशन जो है वो किस लेयर के दरमियान हो रही है, एपीब्लास्ट, यहाँ पे आपको ये जो लेयर आ रही है, और नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट, इन दोनों लेयर के दरमियान जो है ये माइग्रेशन कंटिन्यू रहती है, जिसके रिजल्ट में अब ये माइग्रेशन की वजह से एक तो ये स्ट्रीक बन गई, यानी कि एक उभरा हुआ हिस्सा बन जाता है माइग्रेशन की वजह से। इसके अलावा इसके माइग्रेशन के रिजल्ट में एक ग्रूव बनना शुरू हो जाता है, एक गड़ा बनना शुरू हो जाता है सेल्स की माइग्रेट होने की वजह से। इसकी लेंथ वाइज यानी कि प्राइमेटिव स्ट्रिक की लेंथ वाइज एक गड़ा बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रूव, और इसी ग्रूव को बोलते हैं प्राइमेटिव ग्रूव। और इसके मार्जिन जो है, अगर मार्जिन देखें यहाँ पर जो है वो थिक एरिया होते हैं, और दरमियान में जो है वो गड़ा बनना शुरू हो जाता है। अब इस थिक रीजन को, जो कि यहाँ पे थिक रीजन है और अंदर की तरफ एक ग्रूव बन गया है, इस थिक रीजन को बोलते हैं हम
रिजिस, रिजिस का वर्ड हम उभरे हुए हिस्से के लिए बोलते हैं, इसे बोलेंगे प्राइमिटिव रिजिस। और इसी प्राइमिटिव रिजिस के सिफेलिक एंड पे, यानी कि इसके इस वाले एंड पे, सिफेलिक का वर्ड जो है वो हम हेड के लिए यूज करते हैं। सिफेलिक एंड पे जो प्राइमिटिव स्ट्रिक का जो सिफेलिक एंड है, इसमें क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। इन क्लोजली, यहाँ पे जो है वो क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं जो कि हैंसन नोड बनाते हैं। और हैंसन नोड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे इन्वेजिनेशन जो है वो स्पेसिफिक टाइम की इन्वेजिनेशन होती है। स्पेशल टाइप की कहते हैं, इस वाले हिस्से में जो सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं उसे जो इन्वेजिनेशन होनी है वो स्पेशल टाइप की होती है। उसके बाद जो है जैसे प्राइमेटिव स्ट्रीक बनती है, उसके बाद जो है एंडोडर्मल सेल जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं इन्हीं सेल्स की माइग्रेशन की वजह से। एंडोडर्मल सेल्स जो हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और ये सेल्स जो हैं वो हैंसन नोड वाले रीजन से अंदर की तरफ जो है वो पुश होते हैं और मिड में जो है वो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे बोलते हैं नोटोकोड। ये मिड एक्टोडर्म के नीचे बिल्कुल एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोलते हैं हम नोटोकोड फॉर्मेशन। अब ये नोटोकोड का अभी यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनेगा नोटोकोड फॉर्मेशन। नोटोकोड का स्ट्रक्चर, नोटोकोड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हम 18 आवर्स यानी कि इंक्यूबेशन में जब हम एग को रखते हैं तो 18 आवर्स के बाद वो नोटोकोड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक्टोडर्मल सेल्स में एक्टोडर्मल लेयर में सेल जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं और आपस में अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और आपस में कोहेरेंट लेयर बनाते हैं, यानी कि आपस में मिलके एक कोहेरेंट मर्जिंग एक ऐसी लेयर बनाते हैं जो कि उसकी साइडों से, या हम कहते हैं पेरिफेरल रीजन से वो योक के साथ अटैच होती है, जिसमें ये जो है वो योक का हिस्सा दिखाया गया जो पेरिफेरी से योक के साथ अटैच हिस्सा होता है, और मार्जिनल एरिया इसका जो योक से होता है, जबकि एक्सपेंडिंग उसकी जम लेयर जो है वो उसके नीचे जो है वो आपको एक कैविटी नजर आती है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील और गैस्ट्रोसील बोलते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रुलर स्टेज के बाद ये कैविटी बनती है। तो जो कैविटी पेरिफेरल रीजन में ये योक के साथ अटैच होता है और जिस रीजन में ये अटैच नहीं होता वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रोसील, जो कि बाद में प्राइमिटिव गट बना देती है जिससे उसके गट के पार्ट्स बनेंगे। अब हैंसन नोड वाले रीजन से जो डोर्सल मेसोडर्म सेल्स हैं वो फॉर्म मेसोडर्मल सेल्स बनते हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं छोटी छोटी बॉडीज में, जिस तरह आपको डायग्राम दिखाते हैं कुछ। ये भी जो है गैस्ट्रुलेशन का ही प्रोसेस दिखाया है जिसमें सेल्स माइग्रेट करते हैं जो कि मेसोडर्मल सेल्स बना रहे हैं। ये देखें, ये एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है, ये एंडोडर्म लेयर है, और ये यहाँ पे इस फॉर्म में दिखाई गई है प्राइमिटिव स्ट्रीक। और ये जो सेल्स हैं ये असल में माइग्रेटिंग सेल्स हैं, ये मेसोडर्मल सेल्स हैं। और ये ट्रांसवर्स सेक्शन में एक दो ये मैप दिखाया गया है जनरल मैप के इस फॉर्म में। असल में सेल्स की लेयर दिखाई गई हैं, ऐसे बनती हैं। जो सबसे ऊपर वाली दैट इज द एपीब्लास्ट, उसके बाद जो कैविटी है दैट इज द ब्लास्टोसील, और ये सब जर्मिनल कैविटी है, और ये योक दिखाया गया। असल में योक पे ही जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें ये सारी चेंजिंग आ रही हैं। और ये नोटोकोड फॉर्मेशन, यानी कि वो जो सेल्स माइग्रेशन के बाद जो है सेंटर में ये नोटोकोड की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पे सेल्स आपस में अरेंज होके ये जो मेसोडर्मल लेयर बना देते हैं। अब हैंसन नोड में जो था ये हमने देखा था कि हैंसन नोड यहाँ पे जो उसके सिफेलिक एंड रीजन था जिसमें स्पेशल टाइप की इन्वेजिनेशन होती है। जो हैंसन नोड में डोर्सल मेसोडर्म है वो ऑर्गेनाइज होती है सोमाइट्स बोलते हैं छोटी छोटी बॉडीज को। ये सोमाइट्स जो हैं वो मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है दो शीट्स में, एक को बोलते हैं सोमैटिक और सप्लेंटिंग मेसोडर्म, और इन दोनों के दरमियान जो होती है वो स्पेस प्रेजेंट होती है।
और इस स्पेस को बोलते हैं सीलोम। सोमाइट्स का यानी कि जो छोटी छोटी बॉडीज बनती हैं हैंसन नोड से, इन बॉडीज को हम देख सकते हैं 25 to 26 आवर के एम्ब्रियो में, जो के बाद में न्यूरल फोल्ड बनाती हैं। उसके बाद स्टेज आ जाती है न्यूरोला स्टेज, न्यूरोलेशन जिसको बोलते हैं। अब गैस्ट्रुला के डोर्सल सरफेस पे ओवर द नोटोकोड, ये नोटोकोड है और इसके ऊपर वाला हिस्सा यानी कि यहाँ पे ये तो बनी हुई दिखा दी है ना, अभी हमने ये देखना है कि ये बनती कैसी है। ये सोमाइट्स दिखाई गई हैं, स्मॉल सेल्स की बॉडीज होती हैं जो कि मेसोडर्म के साथ अटैच होती हैं। डोर्सल सरफेस पे गैस्ट्रुला पे और नोटोकोड के ऊपर जो है प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक बैंड, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं पहले एक बैंड की फॉर्म में होते हैं, और जैसे गैस्ट्रुला जो है वो पहले इसकी इलोंगेशन होती है और इसकी बैंड की थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है पहले वो एक न्यूरल प्लेट बना देता है। और न्यूरल प्लेट जो है हम 18 आर के चिक में वो न्यूरल प्लेट देख सकते हैं, और ये न्यूरल प्लेट जो है फ्लैट थिकंड एरिया की फॉर्म में एक्टोडर्म में नजर आती है ये लेयर। उसके बाद इसी प्लेट में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि पूरी ये इतना सामने वाला हिस्सा दिखाया गया ना, ये पूरी इसकी लेंथ वाइज जो है इसमें फोल्डिंग होनी शुरू हो जाती है, और ये फोल्डिंग जो है इसी फोल्डिंग की वजह से एक ग्रूव बनना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पे असल में ये आपको बनी हुई दिखा दी है, यहाँ पे एक बैंड होता है जो कि न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट होता है जिसमें फोल्डिंग होनी स्टार्ट होती है, फिर सेंटर में एक ग्रूव बनना शुरू होता है यानी कि गड़ा बनना शुरू होता है। एक बैंड था उसमें फोल्डिंग होनी शुरू हो गई दोनों साइडों से, दरमियान में एक ग्रूव बनना शुरू हो जाएगा, एक गड़ा बनना शुरू हो जाएगा, और ये गड़ा जो है वो इसके मिड डोर्सल लाइन में बनता है जो कि न्यूरल फोल्ड की फॉर्म में 24 आवर के एम्ब्रियो में ये फोल्डिंग देख सकते हैं न्यूरल प्लेट में। अब इस एम्ब्रियो को जब उसमें ये न्यूरल फोल्डिंग होनी शुरू हो जाती है इसे बोलते हैं न्यूरोला। इस न्यूरोला का जो एंटीरियर एंड है ग्रूव का वो वाइड होता है, यानी कि ये जो ग्रूव यहाँ पे बना, ये तो ट्यूब बन गई ना, अंदर पहले एक ग्रूव बनना शुरू होता है, वो उस ग्रूव या उस गड़े का जो सामने वाला हिस्सा होता है जो एंटीरियर रीजन होता है वो वाइड होता है, बड़ा और खुला सा स्ट्रक्चर होता है, और उसका जो बाकी हिस्सा होता है वो नैरो पोर्शन होता है। अब इसमें क्यों ये नैरो पोर्शन बनाता है, क्योंकि उसने जो नैरो वाला पोर्शन होता है उसने फ्यूचर में स्पाइनल कॉर्ड बनानी होती है, जो एंटीरियर रीजन है उसने ब्रेन की फॉर्मेशन करनी होती है। न्यूरल प्लेट जो है वो ऐसा ऐसा सिंक होना शुरू हो जाती है, न्यूरल फोल्ड जो है वो ग्रो करते हैं और एक दूसरे से, यानी कि यहाँ पे पहले फोल्डिंग होनी शुरू हुई, वो दोनों फोल्ड आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, मीट करते हैं। उसके यहाँ पर मिड लाइन में डोर्सल मिड लाइन में आपस में मीट करते हैं, फ्यूज करते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी कि अब इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है, वो जो ग्रूव है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब इसका एंड देखें अगर न्यूरल ट्यूब का, तो उसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसके एंटीरियर रीजन में, यानी कि सामने वाले हिस्से में भी उसके जो है वो स्पेस प्रेजेंट होती है, और उसके बैक साइड में भी जो है वो ये पोस्टीरियर रीजन में भी पोर प्रेजेंट होता है। वो पोर जो है वो बाद में इनक्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन के साथ ही उसका नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, और उसमें जो कैविटी होती है इस कैविटी को बोलते हैं न्यूरोसील। ये कैविटी बाद में क्लोज हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें इसकी फॉर्मेशन होती है इसके नर्वस सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोलेशन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ चिक डेवलपमेंट। इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल जाइगोट पे कंसिस्ट करते हैं, और इसी
ये जाइगोट जो है एक सिंगल सेल्ड जाइगोट होता है जिससे मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। असल में जाइगोट के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके जीनोम की फॉर्मेशन कैसे होनी है, और वो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन को क्रोमोसोम की फॉर्म में मिलती है। ये मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट दिखाया गया, इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं साइंटिस्ट ने। और अभी हम बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम्स जो हैं, जो क्रोमोसोम जो कि एक एग सेल से स्पर्म सेल से मिलते हैं और उसके बाद जाइगोट बन जाता है, वो जाइगोट एक सिंगल सेल जाइगोट होता है जिसमें कॉन्टिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन होती है, कंप्लीट इंडिविजुअल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। असल में ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्लीवेज होती है। जाइगोट जो डिवाइड करता है बहुत सारे सेल्स में, जिसमें हर सेल में फुल सेट, अब ये साइंटिस्ट का ख्याल है कि हर सेल में फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और हर सेल में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि उसने पूरी बॉडी कैसे बनानी है। लेकिन जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आता है, यानी कि उसके ऑर्गन्स बनते हैं, बॉडी डिफरेंशिएट होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, तो कुछ जीन जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, कुछ जो है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो उनका ख्याल है कि कुछ जो एक्टिव होते हैं जिस्म का वही हिस्सा बना देते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डेवलपमेंट के दौरान। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे। सबसे पहले 1892 में हैंस ड्राइक ने एक्सपेरिमेंट किया था सी अर्चन पे। उसने सी अर्चन ये एनिमल लिया था और उसने इसके एग सेल को, जब वो 2 सेल स्टेज पे था, उसने उन दो, यानी कि जब हम बताए कि जब एग सेल डिवाइड करता है तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 वो फिर जो है ब्लास्टोमियर बन जाता है। जब 2 सेल स्टेज पे था तो उसने उन दोनों सेल्स को सेपरेट कर दिया और फिर उसने देखा कि दो सेल उसने सेपरेट किए थे, दोनों से जो हाफ एम्ब्रियो जो थे, दोनों से नॉर्मल लार्वा की डेवलपमेंट हो गई। फिर डाइक ने ये कंक्लूड किया कि हमारे हर सेल में पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जैसा कि ओरिजिनल जाइगोट में होती है। ये इसने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया था। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो स्पेसिमेन ने किया था। उसने एक सिलेमेंडर का जाइगोट लिया। सिलेमेंडर जो है वो लीजर्ड की तरह का एक एनिमल होता है। इसने सिलेमेंडर का जो है वो एक जाइगोट लिया, फिर उसने इसको एक बाल के जरिए उसके जाइगोट को एक बाल के जरिए बांध दिया 2 इक्वल हाफ्स में, यानी कि उसके जाइगोट को इसके एक सेल को बाल के जरिए माइन्यूट लाइगेचर, यानी कि बहुत ही बारीक किसी, यानी कि जैसा इंसानी बाल होता है उससे उसने बांध दिया। तो डेवलपमेंट ये देखने के लिए कि न्यूक्लियस की वजह से होती है डेवलपमेंट या साइटोप्लाज्म से, तो उसने उसको डिवाइड यानी कि इस तरह बांध दिया। तो उसने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसने जब उसको लाइगेट किया, यानी कि उसे बांधा उसके जाइगोट को, तो एक हिस्से में न्यूक्लियस मौजूद था, जबकि दूसरे हिस्से में जब उसने बांधा तो उसमें न्यूक्लियस नहीं था, सिर्फ साइटोप्लाज्म ही था। इसी वजह से जिस हिस्से में उसने देखा कि जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं था वहाँ पे कोई क्लीवेज नहीं हुई, कोई चेंजिंग नहीं आई, ए न्यूक्लिएटेड यानी कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं था उस हिस्से में कोई भी डिवीजन नहीं हुई, लेकिन जिस हिस्से में न्यूक्लियस था उसमें डिवीजन होनी शुरू हो गई। फिर उसने देखा कि जब ये न्यूक्लिएटेड साइड थी, जब वो 16 सेल स्टेज यानी कि 16 सेल स्टेज पे पहुंची, उसमें डिवीजन होती गई, 16 सेल्स बन गए। जब 16 सेल्स बने तो उन सेल्स में से एक सेल जो है, एक न्यूक्लियाई जो है वो उस जो उसने बांधा हुआ था हिस्सा यानी कि बाल के साथ, उसमें से माइग्रेट कर गया दूसरे पार्ट की तरफ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म ब्रिज के थ्रू उसने कहा ए न्यूक्लिएटेड साइड पे भी उसका एक न्यूक्लियस चला गया और दूसरी साइड पे भी डिवीजन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। ये दिखाया गया है कि उसने जो था, जब उसने इसको बांधा एक बाल से तो एक तरफ डिवीजन हो रही थी, दूसरी तरफ नहीं हो रही थी, लेकिन उसने कहा जब 16 सेल स्टेज पे पहुंचा तो वहां से एक न्यूक्लियस मूव करके दूसरी साइड पे आ गया और वहां भी डिवीजन स्टार्ट हो गई। उसके बाद इसने एक मजीद एक्सपेरिमेंट किया स्पेसिमेन ने, और इसने सेपरेट किया एम्ब्रियो को 2 हाफ्स में, दोनों में ही न्यूक्लियस मौजूद था और जिनसे दोनों में कंप्लीट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। ये उसने बाद में ये ऑब्जर्व किया कि जब 16 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर जब उसमें डिवीजन होती है ना कि एक सेल से 2, 2 से 4,
4 से बढ़ते जब तक 16 सेल स्टेज होती है ना एम्ब्रियो की, तब तक उसने कहा कि असल में जब 16 सेल का एम्ब्रियो होता है तो तब तक उसमें ये हर सेल में ये एबिलिटी होती है कि अगर हम उसमें से कोई भी सेल निकाल लें तो उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है जीन्स की, उससे कोई भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हम करिए कि 16 से 16 ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं हम 16 सेल से, क्योंकि सीरीज उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। बाद में उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए तो उसे पता चला कि बाज़ औक़ात जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है उसमें भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। फिर उसने जब मजीद रिसर्च किया तो उसे पता चला कि असल में साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट एरिया। ये ग्रे क्रीसेंट और द पिगमेंट फ्री एरिया होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये ग्रे क्रीसेंट एरिया भी उसको डिवीजन के लिए रिक्वायर होता है। इसीलिए उसने कहा जब एक सेल को हम 2 सेल में डिवाइड कर देते हैं जिसमें दोनों सेल में बराबर का न्यूक्लियस हो, बराबर का साइटोप्लाज्म हो, तो दोनों में जो है डिवीजन हो जाती है। लेकिन अगर डिवीजन एबनॉर्मल जब हुई थी ना तब उसे पता चला कि असल में उस वाली जगह पे ग्रे क्रीसेंट एरिया मौजूद नहीं था साइटोप्लाज्म का, इसलिए वहाँ पे डिवीजन नहीं हुई, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई। जिस हिस्से में साइटोप्लाज्म का वो ग्रे क्रीसेंट एरिया मौजूद था वहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। उससे उसने कंक्लूड किया कि जितने भी सेल्स हैं उनकी न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन तो सेम होती है, लेकिन जो ग्रे क्रीसेंट एरिया जो कि साइटोप्लाज्म में होता है वो एसेंशियल होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। फिर उसने कहा कि सेल तमाम सेल्स के बाद न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है जिससे सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। सेल में 2 तरीके होते हैं डिफ्रेंशिएशन के, और उसने कहा कि सेल जो है जिससे सेल में स्पेसिफिक चेंजिंग आती है और कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। एक तो क्लीवेज के दौरान जो साइटोप्लाज्म उसका सेग्रीगेट करता है। साइटोप्लाज्म में उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं इस स्ट्रक्चर से क्या बनना है। और दूसरा उसने बताया था कि मेथड जिसमें सेल डिवाइड करना है उसे उसने इंडक्शन या इंट्रैक्शन का नाम दिया था, कि नेबरिंग सेल्स जो हैं वो उसे इंट्रैक्शन या इंडक्शन करते हैं उसकी डिवीजन में।